Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School, and we are studying chapter number 10, acid, bases, and salts. Today is lecture number 25, and in this lecture, we will discuss about the properties of bases, uses of bases. So we discuss in today's lecture only two topics: properties of bases and uses of bases. So let's move on. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एसिड्स के यूजेस के बारे में, और आपको ये बताता चलूँ कि एसिड्स के यूजेस जो है वो एक इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चन है। हर यूज़ सेपरेटली तौर पर भी आ सकता है और इकट्ठा एक सवाल भी आ सकता है। तो नॉर्मली ये होता है कि जो एसिड के यूजेस है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया होता है पेपर के अंदर। और एसिड की प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी पहले, ठीक है ना, वो डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। वो एसिड की प्रॉपर्टीज भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो पेपर में आई होती हैं, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आर आल्सो इम्पोर्टेंट एंड दे फ्रीक्वेंटली कम इनटू द एग्जामिनेशन। थोड़ा सा आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि ये एक इंतहाई अहम तरीन आपके पास वक़्त है। अगर आप इस वक़्त को ज़ाया कर देंगे, इफ़ यू लूज दिस टाइम, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो आप पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ याद करते जाएं, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लासेस और जो कि उम्मीद है कि जुलाई के 15 जुलाई के बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो जो है आपको उसमें इजीली आप, क्योंकि हमने दोबारा रिवाइज नहीं करना, जो पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो दोबारा रिवाइज नहीं होंगे, ठीक है जी, क्योंकि टाइम ही नहीं होगा इतना ज़्यादा। अच्छा, तो यूजेस ऑफ एसिड्स के बाद हमने ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स के बारे में। तो ये जो एसिड्स के बारे में जितना भी यहाँ मेंशन है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, टाटारिक एसिड, ये सारे एसिड्स के जो हैं वो सोर्सेज जो हैं एमसीक्यूज में आए होते हैं। तो ये एमसीक्यू के लिए इनके सोर्सेज एक दफ़ा आपने लाजमी देख लेने हैं, ठीक है ना। these sources are very much of important, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की तरफ हम आ जाते हैं। तो जिस तरह वहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट्स हैं कि फ़लाँ चीज़ मिलाएं तो फ़लाँ चीज़ पैदा होती है, यहाँ पे भी बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट्स हम आज थोड़ा सा उन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो तो सिंपल है, वो है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। यानी कि जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमारे पास जो है वो अप्लाई होना है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। वो न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो हमने एसिड्स के अंदर भी पढ़ा था। वी हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन आवर
प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, वो ये है कि एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये वही रिएक्शन है जो रिएक्शन आपको याद है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के अंदर, वही रिएक्शन आप प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में लिख देंगे। ठीक है जी। जी एनीबॉडी? अब्दुल्ला हसीब? यस सर। ठीक है जी, जो रिएक्शन आपने उसमें पढ़ा हुआ वही रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं जी। ठीक है सर अच्छा जी, और साद उमर, शाहजेब? यस सर। अच्छा जी, तो ये जो रिएक्शन आपने पढ़ा है वो ये था कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। ठीक है ना, तो रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट में उन्होंने लिखा हुआ है अल्कली रिएक्ट्स विद अमोनियम साल्ट टू लिबरेट अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि बेस जो होते हैं उसके उसके साथ OH आया होता है। ठीक है ना, जो बेस की पहचान होती है उसके साथ है OH, और अमोनियम का फार्मूला होता है NH4। अमोनियम आयन का आपने पढ़ा था, तो बेस कोई सा भी आप लिख लेंगे। फर्ज करें यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक सिंपल बेस है। ठीक है ना, NaOH एक सिंपल तरीन बेस है, आर्हीनियस बेस है। ठीक है, और साथ जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट्स कौन कौन से होंगे? अमोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो जिसके साथ NH4 होगा, जिनके साथ NH4 वाला पार्ट आएगा। अब उसके अंदर जो है वो Cl भी होता है और NH4SO4 भी होता है उसके अंदर, यानी कि ये दोनों जो है इनके अंदर, इसके अंदर भी अमोनियम है। ठीक है, और इधर भी ये वाला जो पार्ट है नीचे, इन दोनों के अंदर अमोनियम शामिल है। ठीक है ना, तो ये दोनों जो हैं वो अमोनियम सॉल्ट है। तो आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, वो क्या लिखी हुई है? स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अल्कली जब अमोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करती है तो अमोनिया गैस पैदा होती है। ये रिएक्शन आपने याद कर लेना है इसका। अब लिखना किस तरह? एक आपको अल्कली यानी बेस के बारे में तो पता चल जाएगा, लिख दिया वो आपने, और NH4Cl भी लिख लिया। अब आगे आपके पास है कि इसमें से आपने पानी पैदा करना है, वाटर, और अमोनिया गैस। जो बाकी बचेगा वो NaCl होगा। जैसे ये देखें, ये OH है और ये एक H यहाँ से ले लेना है, तो ये NH3 रह जाएगा, NH3 रह जाएगा पीछे, NH3 पीछे रह जाएगा ये, और H जो है इसका एक वो यहाँ वाटर में चला जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, कि अल्कली यानी बेस जब किसी भी अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करता है तो अमोनिया गैस पैदा होती है और पानी बन जाता है। ठीक है ना, तो ये आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका याद कर लेना है कि व्हेन अल्कली रिएक्ट्स विद अमोनियम साल्ट इट प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस एंड वाटर। तो अब यहाँ पे अगर आप अमोनिया और पानी बनाते हैं इनके अंदर से, तो पीछे जो आपके पास वो चीज़ रहेगी वो बकाया उसका सॉल्ट रह जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे आप अगर दोबारा से मुलाहिजा फरमाएं तो ये NH4 में से अमोनिया बनेगा, NH3 आपके पास आएगा, और उसके साथ आपके पास आएगा H, ये NH4 है। ठीक है ना, ये OH ये वाला और ये H, ये मिलके बनाएंगे वाटर, और बाकी Cl जो है वो NaCl ये मिल जाएगा साथ, NaCl।
और अमोनिया ये NH3 यहाँ पे 4 में से निकल आएगा। तो इस तरीके से अल्कली रिएक्शन करके अमोनियम सॉल्ट के साथ अमोनिया गैस पैदा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। ठीक है ना, ये लास्ट इसका जो है ना 3 ही है इसके मेरे ख्याल है। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स, तो हाइड्रो ऑक्साइड्स की प्रेसिपिटेशन वो क्या भला है? ठीक है ना, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक ना हल होने वाला इनसॉल्युबल पाउडर, साल्ट या क्रिस्टल्स की शक्ल में नीचे बैठ जाना। ठीक है ना, उसका कलर होता है कोई ना कोई। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर कोई भी कंपाउंड है फर्ज करें, तो वो जब रिएक्शन कर रहा होता है वाटर के साथ या किसी चीज के साथ, तो एंड पे जब उसके पीपीटी बन जाते हैं, इसे बोलते हैं पीपीटी। पीपीटी मींस प्रेसिपिटेट्स, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व होने की बजाय अलहदा से पानी में नीचे बैठ जाए। ठीक है ना, ये वो इनसॉल्युबल हो जाए, हल ना हो, उसको बोलते हैं पीपीटी। ठीक है ना, तो कहता है कि अल्कलीज प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड when added to solutions of salt or heavy metals such as copper, iron, zinc and lead and calcium। तो वो कह रहा है कि solutions of salt of heavy metal, solution of salt of heavy metal, इसको किससे रिएक्शन करवाना है? अल्कली से। ठीक है ना, तो ये आप जरा ज़हन में रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि वो कह रहा है अल्कली प्लस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। ठीक है ना, उसके उसने नाम भी दिए हुए हैं, अल्कली सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, ये वाला उसने यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी दे दिया हुआ। ठीक है जी, अल्कली प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। तो अब जरा आप देख लें यहाँ पे जितने भी ये रिएक्शन लिखे हुए हैं, वहाँ ये देख लें, मैं आपको मार्क करता हूँ। इन सब में NaOH एक सिंगल एग्जांपल है, NaOH, इसमें भी NaOH सिंगल एग्जांपल, इसमें भी NaOH एक सिंगल एग्जांपल है, NaOH। हत्ता कि उन्होंने यहाँ पे जो रिएक्शंस दिए हुए हैं, वो रिएक्शंस अगर आप गिन लें 1 2 3 4 5 6, he has given 6 reaction of solution of salts of heavy metal। ठीक है ना, जो हैवी मेटल्स हैं उनके सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स दिए हुए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं। यानी उसमें एक आपके पास सिंपल सी बात है कि आपके पास एक रिएक्टेंट है और वो है NaOH। ठीक है जी, अब वो NaOH के साथ सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल का साल्ट रिएक्ट करेगा एक अल्कली के साथ जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और वो जनाब उसके साथ बनाएगा उस मेटल का हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, अच्छा अब आपको मेरी बात समझ आ रही है अब्दुल्ला सीब? यस सर। मैं अब्दुल्ला, मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि जितने भी ये रिएक्शन दिए हुए हैं, जी अब्दुल्ला, यस सर। जितने भी ये रिएक्शन दिए हुए हैं मुझे काउंट करके बता सकते हैं स्क्रीन पे कितने रिएक्शन है, कितने रिएक्शन हुए हुए हैं? सर 6 हुए हुए हैं। ये 6 जो रिएक्शन है, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है NaOH, वो अल्कली है। यस सर। अल्कली कहते हैं बेसिकली बेस को, ये पानी में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वो अल्कली होता है। अच्छा, अमोनिया एक बेस है जो कि हमने लीवस में पढ़ा था कि वो लोन पेयर होता है उसके पास, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, वो अल्कली नहीं है, क्योंकि अल्कली सिर्फ OH आयन देने वाले को कहते हैं। ये ध्यान में रखना है आपने बात। यस। इसमें आप अमोनिया की एग्जांपल ही लिख सकते हैं, जहां पे हाइड्रोक्साइड आयन वाटर रिलीज करता है वाटर में,
वो अल्कली कहलाता है। अब ये जितने भी रिएक्शन आप देख रहे हैं सब में अल्कली हैं, और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो डिफरेंट मेटल्स के सॉल्ट हैं। पहला सॉल्ट है कॉपर का, दूसरा सॉल्ट है जिंक का, तीसरा है आयरन Fe का, चौथा लेड नाइट्रेट है, पांचवा कैल्शियम क्लोराइड, और छठवां है आयरन सल्फेट। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स हैं, और रिएक्शन इनके बहुत ही सिंपल हैं, क्योंकि जो इनकी वैलेंसी है उसके हिसाब से इनका जो है वो क्या कहते हैं सॉल्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना आपको मैं थोड़ा सा इसका रिएक्शन बता दूंगा। अब बड़ा आसान रिएक्शन है, ठीक है ना, इसीलिए कि ये जो सर SO4 लिखा हुआ है ना, SO4, इसकी वैलेंसी होती है -2। ठीक है ना, यानी कि थोड़ा सा अगर मैं इसको ब्रॉड कर दूं तो ये जो इसको हम तोड़ लेंगे दो हिस्सों के अंदर, SO4, ये SO4 की वैलेंसी होती है -2, 2-, और SO4 की होती है -2, और Cu की है जी +2। तभी तो ये लिखा नहीं हुआ इसके अंदर रिएक्शन, और इस तरह से जो है वो होगा ये, यानी इसको तोड़ने का मतलब ये है कि बताने का मतलब ये है। यहाँ पे देखें जिंक जो है इसकी वैलेंसी है, पावर है +2, और Cl की है -1। ठीक है ना, तो जब इनकी फिर आयरन की जो है वो यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, Fe की वैल्यू जो है वो ऊपर इसके 3 आता है, और Cl की कितनी है जी -1, Cl की -1 है। ठीक है ना, यहाँ भी Cl की -1 है। लेड के नीचे ये 2 लिखा हुआ है NO3 के नीचे, इसका मतलब है लेड की जो वैलेंसी है वो +2 है, और NO3 की -1 है। कैल्शियम की +2 है, और Cl की हस्बत आदत -1 है। FeSO4 में Fe की वैलेंसी जो है वो +2 है, और SO4 की -2 होती है। आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पे सोडियम जो है, ये पूरा रिएक्शन जब होना है तो उन्होंने कहा है कि ये एक दूसरे का क्रॉस होगा। NaSO4 के साथ रिएक्शन करेगा, SO4 की वैलेंसी है 2-। तो ये जो हमने हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला पढ़ा था 9th के अंदर, हाउ टू राइट अ केमिकल, उसके हिसाब से आपने इसको लिखना है। सोडियम की वैलेंसी +1 है, SO4 की, सोडियम रिएक्शन करेगा किसके साथ, SO4 के साथ, ये सोडियम इसके साथ SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, ये बनेगा Na2SO4, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी जो है वो +1 है, SO4 की -2 है, ये इसके नीचे आ जाएगी Na2 की। ठीक है ना, ये जो SO4 की वैलेंसी है -2, ये इसके नीचे आ गई है, ये देख। ठीक है ना, तो एक दूसरे की जो है ना वो वैलेंसियाँ क्रॉस हो जाती हैं। जब आपने उसके हिसाब से रिएक्शन लिखना बहुत आसान है, अगर आप उस चीज़ को अपने जहन में रखें तो रिएक्शन लिखना बहुत ही ईजी है। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू राइट अ रिएक्शन। दूसरे नंबर पे देखें, सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन करना है, ये बनता है NaCl। सोडियम ने करना है फिर Cl से NaCl। NO3 की वैलेंसी -1 है, सोडियम की भी +1 होती है, NaNO3, NaCl, SO4, Na2SO4। तो जो ये वाली साइडें हैं सारी, जितनी भी ये जो साइडें, ये वाली सारी जितनी भी नजर आ रही हैं आपको,
इसमें SO4 की वैलेंसी होती है -2 और Cl की होती है -1 और NO3 की भी -1 होती है, Cl की -1। तो ये आपस में रिएक्शन करके जो है वो कंपाउंड बना लेंगे। अब पीछे रह गया जो है वो क्या कहते हैं बकाया जो साल्ट्स, इसके जो क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड बनते हैं मेटल्स के, वो भी बड़ा आसान है। वो उनकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी उनकी वैलेंसी है उसके हिसाब से OH के नीचे पावर आ जाएगी। कॉपर की 2 वैलेंसी थी, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पावर 2। जिंक की भी 2+ वैलेंसी थी, तो ये आ जाएगा ZnOH की पावर 2। आयरन की 3 लिखी थी मैंने, वो आ जाएगी Zn की पावर 3। देखते जाएं आप साथ साथ। उसके बाद लेड की नीचे ये देखें 2 लिखा हुआ है, वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है। ये लेड की +2 है, ये OH के नीचे 2 आ गया। अच्छा, कॉपर की 2 थी, ये OH के नीचे 2 आ गया। आयरन की 2 थी, ये OH के नीचे ये देखें 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखना बहुत ही सिंपल और आसान है। रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन वो क्या होती है। ठीक है जी, हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन जो है वो क्या है, रिएक्शन क्या है। ठीक है जी, तो ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन का। उसमें वो बता रहा है कि जी हमारे पास कॉपर जो है CuSO4 है हमारे पास, ठीक है, प्लस NaOH। ठीक है, अब आप गौर से देखें कि ये इन दोनों का रिएक्शन करवाना है, जो CuSO4 और NaOH, इतना सा रिएक्शन है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी रिएक्शन की बात है, छोटी सी। अब ये जो हमारे पास Cu है, ठीक है, ये जो Cu है ये वाला हिस्सा इतना, ठीक है ना, हमारे पास इसकी वैलेंसी है +2 और SO4 की होती है -2। ठीक है ना, सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है -2 और ये कॉपर की होती है +2। ठीक है, जब रिएक्शन होगा Na ने रिएक्शन करना है SO4 के साथ, ये आ जाएगा Na2SO4 और कॉपर ने करना है OH के साथ, तो ये +2 OH के नीचे आ जाएगा। इसे बोलते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड ऑफ राइटिंग द वैलेंसी। ठीक है ना, तो ये जो नेक्स्ट आ गया, अब जब आप इसका रिएक्शन पूरा करेंगे, ठीक है ना, रिएक्शन जब आप इसका पूरा लिखेंगे तो ये आएगा रिएक्शन Cu जो है वो OH के साथ यहाँ पे अपनी वैलेंसी जो है इसकी यहाँ आ जाएगी और पीछे Na2SO4 आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सी बात है ये। रह गया एंड पे इसके याद करने हैं, वो आपने इसके सिर्फ कलर्स याद करने हैं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जो 9th में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 एंड पे, उसमें कुछ मेटल्स के कलर दिए हुए थे। ठीक है ना, चैप्टर 9 जो 9th का था उसमें चैप्टर्स के कलर दिए हुए थे। ठीक है ना, कि कलर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे भी वही जो सॉल्ट है मेटल के, उनका कलर वही है। ठीक है ना, उसमें कोई भी फर्क नहीं है, जो मेटल का कलर होता है वही मेटल का कलर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे कलर कौन सा मेंशन किया हुआ है, कॉपर को कलर दिया ब्लू। तो ये एक मशहूर जमाना बात है कि कॉपर का कलर ब्लू ही होता है। ठीक है, कॉपर का जो जहाँ जिस जिस जो है वो जिनमें भी कॉपर जो है वो क्या कहते हैं, जिन भी कंपाउंड्स के अंदर कॉपर होता है उसका कलर जो है वो ब्लू होता है। ठीक है ना, आपको दोबारा बता दूंगा, सब के अंदर एक ही एल्कली यूज हुई है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपने वैलेंसियाँ थोड़ी सी समझ लेनी है। ठीक है ना, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, इनको थोड़ा सा तोड़ के समझना है। और कॉपर की होती है हमारे पास +2। सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, कॉपर की होती है +2।
तो ये कॉपर की +2 होती है। पहला रिएक्शन दोबारा समझा देता हूँ। अब सोडियम ने मिलना है किसके साथ? सल्फेट के साथ, तो ये हो जाएगा Na2SO4। और कॉपर की जिन्हें मिलना है किसके साथ? OH के साथ, तो ये कॉपर की अपनी OH की होती है -1, कॉपर की होती है +2, तो वैलेंसियां क्रॉस होकर लिखा जाएगा CuOH टेकन ट्वाइस। बड़ा ही आसान लिखना है, ठीक है, इसका रिएक्शन लिखना कोई मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद आप अगर आप इसकी वैलेंसियां याद कर लें, ठीक है, यू नो देयर वैलेंसीज, तो आप बड़े आराम से, और ये जो है रिएक्शन से पता लग जाता है। जिंक की वैलेंसी +2 है, ठीक है, ये मशहूर ज़माना बात है, ZnCl2 बनता है जिंक की वैलेंसी। आयरन की +3 है, ये Cl3 से हम अंदाजा लगा लें कि इसकी जो है वो आयरन की वैलेंसी ये क्रॉस एक्सचेंज होकर 3 आती है यहाँ पे। इस तरीके से ये 2 से बता रहा है कि लेड की 2 है, CaCl2 से कॉपर कैल्शियम की 2 है, FeSO4 से पता चल रहा है कि FeSO4 की होती है -2, तो डेफिनेटली जब ये कैंसिल हुए हुए हैं तो ये +2 होगी वैलेंसी। इन दोनों की वैलेंसी जो है वो इस तरह है। तो प्रेसिपिटेशन के कलर जो है वो आप जरा गौर से कर देखें जरा। आयरन का कलर जो है ना एंड वाला FeOH का, वो है डर्टी ग्रीन, ठीक है। आयरन का FeOH का कलर जो है वो डर्टी ग्रीन है, लास्ट वाले का, ठीक है ना, लास्ट वाले कलर है डर्टी ग्रीन। अच्छा, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है कैल्शियम का, लेड का और जिंक का, ये कलर है वाइट, ठीक है। और ब्राउन जो कलर है वो एक आयरन का कलर है। आयरन के दो कलर है, एक डर्टी ग्रीन एक ब्राउन है, और जिंक का और कॉपर का ब्लू है, बकाया सारे कलर वाइट हैं, ठीक है ना। ये ज़हन में रखना है आपने बात, कि कोई इसमें एक्स्ट्रा कलरों की इतनी इशू नहीं है कि आप कहेंगे ये तो कलर ही कलर है, इसमें तो इतने कलर हैं, बंदा परेशान हो जाएगा याद करके। नहीं, कॉपर का नीला कलर होता है, जितने आप BSc में पहुंच जाएं, MSc पे पहुंच जाएं, आपको बताएगा कि कॉपर का कलर जो है वो ब्लू होता है। एक बड़ा मशहूर कंपाउंड होता है कॉपर सल्फेट, जिसे नीला थोथा कहते हैं, वो ये पिंडों में गाँवों में इस्तेमाल होता है ये एज आ जरासीम मारने के लिए। तो वो कॉपर सल्फेट का कलर ही नीला होता है, ब्लू ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का जो आयन है वो पानी के अंदर ब्लू कलर देता है, ठीक है, ये सबसे बड़ी मशहूर बात है, ठीक है ना। और जो कलर है गोल्ड, सॉरी उसका लोहे का, आयरन का, वो या तो होता है ब्राउन, क्योंकि उस पर जंग लग जाए तो वो ब्राउन हो जाता है, तो ब्राउन कलर जो है वो गोल्ड का ब्राउन का, सॉरी लोहे का कलर ब्राउन हो गया। और अगर उसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा और वैलेंसी का फर्क हो, यानी कि +2 हो तो फिर कलर था डर्टी ग्रीन, और +3 हो जाए तो कलर होता है ब्राउन, ठीक है ना। ये देखें ये कलर जो है ना वो ब्राउन इसलिए कि यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 है और इधर जो है वो इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लिख के ही बता देता हूँ, बल्कि मैं नीचे लिख देती यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र भी नहीं आ रहा, तो आपको क्लैरिटी होगी अच्छे तरीके से। दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ आप इधर, ठीक है ना। तो ज़रा गौर से देखिएगा आप। सबसे पहला जो है, अब ये छुपा हुआ है इसमें नज़र कोई नहीं आ रहा, सबसे पहला जो हमने रिएक्शन किया था ना वो हमारे पास रिएक्शन था कॉपर का, और कॉपर का कलर है ब्लू, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि बकाया सारे जो होते हैं, जैसे कि जिंक था, हमने कहा कैल्शियम का, हमने कहा, ठीक है ना। और एक दो का और कहा था, हमने कहा था इन सब का होता है वाइट। फिर हमने ये तीसरे नंबर पे कहा था कि अगर आयरन है, फर्ज करें आयरन, उसकी वैलेंसी है +2, तो फिर होगा डर्टी ग्रीन, उसका डर्टी ग्रीन होगा। और अगर उसकी आयरन की वैलेंसी जो है वो +3 है, उसकी वैलेंसी +3 है, तो उसका कलर होगा ब्राउन कलर, ठीक है ना। और बाकी सब के वाइट कलर हैं, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं वहाँ पे तो बाकी सब के वाइट कलर हैं। लेड का एक इसमें शामिल कर लेते हैं जी,
जिंक, कैल्शियम, और एक उसके अंदर जो था वो था लेड, पीबी लेड। तो बाकी इसके अंदर जो है वाइट कलर ज़्यादा है, और कॉपर का ब्लू होता है, और आयरन का आपको बता दिया कि इनकी वैलेंसियों के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसके यूजेस हैं 4-5 वो देख लेते हैं। बेस के यूजेस जो हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा सबसे मशहूर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ये। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बहुत ही अहम पॉइंट है ये, और बहुत ही अहम है कि कास्टिक सोडा वाइट कलर का बारीक बारीक सी मटेरियल होता है, ये साबुन के अंदर इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH is used to manufacturing of bleaching powder, softening of hard water। सख्त पानी के जो है वो सख्ती को नरम करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड न्यूट्रलाइजेशन एसिडिक सॉइल एंड लीक्स ड्यू टू एसिड रेन। ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन अल्कलाइन बैटरीज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is used as a base to neutralize acidity in stomach. It is used as for treatment of bee sting। यानी कि कुछ ऐसे मक्खियाँ होती हैं, उनका जो असर होता है, जहर होता है, वो तो एसिडिक होता है, किसी किसी का बेसिक होता है। तो जिनका एसिडिक होता है उनके लिए बेस इस्तेमाल करते हैं, और जिनका जो बेस होता है उनके लिए एसिड इस्तेमाल करते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको ना बड़ा ही सादा सा एक फार्मूला बताता हूँ कि कभी आपको कोई ये पीले कलर के, रेड येलो कलर के डीमू होते हैं, डेमो येलो कलर के मक्खियाँ होती हैं, वो जो शहद नहीं होता लेकिन वो वैसे पानी के आसपास बहुत आई होती हैं। अगर कभी आपको ये डीमू लड़े तो आप प्याज लेके, प्याज को दरमियान में से काट के, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा प्याज ना हो, छोटा प्याज हो, प्याज को दरमियान में से काट के, और उसका जो सेंटर होता है उसको आप उस जगह पे जहाँ पे मक्खी ने काटा है वहाँ पे लगाएं। तो उसका जो होता है वो एसिडिक होता है डंग, और जो प्याज है वो बेसिक नेचर की होती है। तो वो आपस में रिएक्शन करते हैं, और बाद में वो 5 मिनट के अंदर अंदर वो सारा सोजन भी ख़त्म हो जाएगी, और उसका जो है वो क्या कहते हैं, दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि वो बता रहा है कि जो बी स्टिंग्स हैं उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एक दवाइयाँ भी बड़ी बनी हुई हैं। वाइट कलर की दवाई होती है, डाइम को सिरप हम पीते थे बचपन में, डाइम को मैक्टर कंपनी का होता था, वाइट कलर का सिरप होता था। ठीक है ना। अभी भी म्यूकेन सिरप और बहुत सारे सिरप होते हैं, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैदे के अंदर तेजाब होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज एज अ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो आग बुझाने वाले आलात होते हैं, एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाले सिलेंडर जो होते हैं आलात, वो आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ। अगर कपड़ों के ऊपर फर्ज करें लग जाते हैं धब्बे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करने से वो हट जाते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा आपको मैं यही जो किताब है आपकी उसका भी आई व्यू दे देता हूँ कि असल जेन्युइनली बुक में किस तरह का लिखा हुआ।
हाँ जी, तो ये पीओएच से पहले ये बेस वाला जो टॉपिक है वो इसमें भी यहाँ भी मेंशन हुआ होगा। ये देखें जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव द ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स। ये लिखा हुआ है ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लॉथ, foaming agent in fire extinguishers. Magnesium hydroxide uses a base to neutralize acidity in the stomach. It is used for treatment of bee sting. Potassium hydroxide is used in alkaline batteries. ठीक है, तो ये यूजेस ऑफ बेसिस जो है वो इतना ज़्यादा अहम नहीं, इतना यूज ऑफ एसिड। एसिड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। बेसिस के यूजेस में आप ये है कि आप यूजेस स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन ये कि सारे ही याद करने होते हैं बेसिस और एसिड के, लेकिन ज़्यादा एसिड के यूजेस अहम है। एसिड की जो है वो प्रॉपर्टीज़ अहम है, बेस की इतनी नहीं है, बहुत कम आती हैं, लेकिन ये कि एसिड का टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका लीवर्स कॉन्सेप्ट इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो आपकी असाइनमेंट ये है कि बल्कि आप इसको एक टेस्ट, आपका टेस्ट जो है वो हम ले लेते लूँगा मैं, एक टेस्ट आप तैयार करें, ठीक है। वो टेस्ट कल इंशाल्लाह आप मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। वो टेस्ट ये है कि आपने एसिड की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और एसिड के यूजेस जो हैं ये आपने टेस्ट जो है वो आपने उसका देना है। तो आज की जो आपकी असाइनमेंट है वो ये एसिड की प्रॉपर्टीज़ और एसिड के यूजेस जो हैं वो टेस्ट आपने देना है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।